नमस्ते क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आरपी अवस्थी आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में आज पढ़ेंगे हम मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। तो आइए पढ़ते हैं मूल अधिकार। हमारा विषय है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम पढ़ेंगे मूल अधिकार। फंडामेंटल राइट्स। समझ में आया? तो मूल अधिकार वे अधिकार हैं जो हम भारतीयों को बहुत कुछ अपनी मन मर्जी से करने देते हैं। कानून के दायरे में रहकर हम अपनी प्रगति के लिए बहुत कुछ करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से मूल अधिकार हमें प्राप्त हैं। इनकी मूल अधिकारों की संख्या 6 है। पहले 7 थी, जिसमें संपत्ति के अधिकार को जो है निश्चित कर दिया गया था और इसे कानूनी रूप दे दिया गया। इसे संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 300 और ब्रैकेट का के अंतर्गत रखा गया है। तो पहला हमारा जो मूल अधिकार है यानी देखते हैं। तो पहला पॉइंट देखते हैं, भारतीय नागरिकों को छह मूल अधिकार प्राप्त हैं। 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। समझ आ रही है? भारतीय नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। तो जो सबसे पहला अधिकार है वो है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार यानी राइट ऑफ इक्वलिटी। कानून के समक्ष सभी पुरुष जो है, स्त्रियां, बच्चे यानी समस्त भारतीय नागरिक जो है समान है। किसी के साथ भी जो है वर्ण, लिंग भेद, जन्म स्थान, भाषा आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इनका वर्णन जो है कहाँ मतलब किन अनुच्छेद से अनुच्छेद के बीच में है? यह है अनुच्छेद 14 से 18। यानी अनुच्छेद 14 से 18 तक में इनका जो है वर्णन किया गया है। समानता के अधिकार का तो इसमें देखते हैं कि कौन कौन से तत्व निहित हैं समानता के अधिकार में। पहला है कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता यानी कानून के सामने, कानून की नज़र में सभी भारतीय नागरिक समान हैं
और इसे रखा गया है अनुच्छेद 14 के। अनुच्छेद 14 में यह वर्णित है कि कानून की नज़र में सभी भारतीय नागरिक समझ में आ गई बात। दूसरा है धर्म, नस्ल, जात। धर्म, नस्ल, जात। ये बड़े अंतर्निहित तत्व हैं। हमारे भारतीय समाज में तमाम सारे धर्म हैं, लगभग सभी धर्मों के अनुयायी भारत में है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी आदि। तो कहीं ना कहीं इनके अंतर यानी इन धर्मों के अनुयायियों के अंतर मन में भी भेदभाव रहता है। इसी तरह से नस्ल, नस्ल का मतलब है जैसे कि आपने पढ़ा था, पूर्व में पढ़ा होगा कि सैंडो सभ्यता का निर्माण करने वाली 5 जातियां थी: मंगोलायट, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, काकेशियन और भूमध्य सागरी। तो इस तरह से इन जातियों का जो स्ट्रक्चर था, शारीरिक बनावट थी, वो अलग थी। तो शारीरिक बनावट के आधार पर भी, और जात, जात तो आप जानते ही हैं, कास्ट है। मुख्य रूप से 4 भेद मतलब इसके स्ट्रक्चर मतलब स्टेप हैं। जैसे कि क्या है, जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है। तो इसके अकॉर्डिंग इनमें भी तमाम सारी उपजातियां हैं। तो इस आधार पर भी जो किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। तो धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, के आधार पर भेदभाव का निषेध। निषेध मीन्स प्रोहिबिशन, यानी मनाही। इसे रखा गया है अनुच्छेद 15 में। ठीक है, यह है अनुच्छेद 15। यानी धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान। जन्म स्थान यानी अगर कोई व्यक्ति प्रयागराज में पैदा हो जाए, अयोध्या में पैदा हो जाए, हरिद्वार में पैदा हो जाए, तो उसे कोई बड़ी वरीयता नहीं दी जाएगी, अलग से उसको विशेष स्थान नहीं दिया जाएगा। ठीक है। या लिंग के आधार पर, यानी मेल फीमेल के अकॉर्डिंग, या जो जैसे किन्नर हैं तो इन्हें थर्ड जेंडर माना गया है, किन्नर को। तो इनके यानी लिंग के आधार पर भी जो है किसी भी प्रकार का संविधान के समक्ष किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इससे निषेध कर दिया गया है अनुच्छेद 15 के अंतर्गत। अब आगे आते हैं समुदाय और संघ निर्माण की स्वतंत्रता। समुदाय और संघ निर्माण की स्वतंत्रता। ठीक है, समुदाय और संघ निर्माण की सॉरी अब हम देखेंगे अनुच्छेद 16। अनुच्छेद में 16 में है सरकारी पदों की प्राप्ति के लिए, सरकारी पदों की प्राप्ति के लिए अवसर की समानता, अवसर की
ठीक है। सरकारी पदों की प्राप्ति के लिए अवसर की समानता, इसे रखा गया है अनुच्छेद 16। ठीक है, अनुच्छेद 16 में रखा गया है इसे। यानी जितने भी गवर्नमेंट की पोस्टेज है, सरकारी नौकरियां हैं, उनको प्राप्त करने के लिए सभी व्यक्ति जो है एलिजिबल हैं। किसी के साथ भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। बस ये है कि जो अब उसमें अपेक्षित योग्यताएं मांगी गई हों, उनकी प्रतिपूर्ति वो करता हो अभ्यर्थी। ठीक है, तो इस तरह से सरकारी पदों की प्राप्ति के लिए जो है जितने भी अवसर हैं वो सभी के लिए समान है। अगला है अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता, यानी अनटचएबिलिटी। अनटचएबिलिटी यानी अस्पृश्यता यानी छुआछूत, अस्पृश्यता का निषेध। अस्पृश्यता का निषेध यानी छुआछूत का निषेध, अनुच्छेद 17। आप देखते हैं कि ग्रामीण अंचल में बहुत ज़्यादा विसंगतियाँ हैं। कोई भी व्यक्ति पता चला कि वो हैंडपंप में पानी भरने गया, एक अलग दूसरे वर्ग का आदमी भर रहा है, तो वह 1 घंटे से बेचारा हैंडपंप में खड़ा है। तो अगर वो इस पर कानूनी एक्शन लेता है तो इसमें जो है उसके साथ न्याय होगा, उसे संबंधित न्यायालय से सजा हो सकती है। लेकिन अब वो ग्रामीण अंचल में क्या है कि बहुत सारे लोग अभी भी अनजान है, तो इस तरह का व्यवहार होता है। लेकिन कानूनी रूप से जो है छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, अब कोई भी व्यक्ति कहीं आप देखते हैं कि होटल में खाना खाने जाता है तो उसे कोई नहीं पूछता है कि आप किस कास्ट को बिलोंग करते हैं। और अगली जो अगला हमारा अधिकार है समानता के अधिकार के अंतर्गत, वो है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अंग्रेजों के टाइम में राय बहादुर, इस तरह से उपाधियां दी जाती थी और कई उपाधियां दी जाती थी। ठीक है, तो इन उपाधियों के आधार पर जो है वो सुपर हो जाते थे व्यक्ति, सामान्य जनता की नज़र में वो सुपीरियर हो जाते थे। इसलिए इन उपाधियों का अंत जो है कर दिया गया मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 18 में। तो ये हो गए हमारे समानता के अधिकार। समानता के अधिकार में आपने देखा कि ये 5 अधिकार है हमारे। पहला है कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14 में। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, ये अनुच्छेद 15 में किया गया है। साथ ही साथ सरकारी पदों की प्राप्ति के लिए अवसर की समानता, यह अनुच्छेद 16 में अधिकार प्राप्त है हमें। अस्पृश्यता यानी छुआछूत यानी अनटचएबिलिटी का निषेध किया गया, इसे प्रोहिबिटेड कर दिया गया है अनुच्छेद 17 में। और उपाधियों का अंत यानी अंग्रेजों के समय में जो उपाधियां दी गई थी जिन लोगों के पास थी, उन सभी को समाप्त कर दिया गया अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। तो नोट कर लीजिए इसे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे सवाल इससे पूछे जाते हैं। अब आगे आते हैं हम स्वतंत्रता का अधिकार। पहला हमने पढ़ा समानता का अधिकार और दूसरा है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार
यानी राइट टू फ्रीडम, इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 19 से 22 तक में है। अनुच्छेद 19 से 22 तक। आपने देखा कि जो आपका समानता का अधिकार था वो 14 से 18, अब यह है स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक। ठीक है, अब इसमें हमें कौन कौन से स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। पहला है विचार और अभिव्यक्ति। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसे यह अधिकार प्राप्त है हमें अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। ठीक है, अब विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है कि जो भी हमारी थॉट्स है, जो भी थिंकिंग है, इसे हम शांतिपूर्वक बिना किसी के दिल को दुखाए, बिना किसी की भावनाओं को आहत किए किसी दूसरे के सामने व्यक्त कर सकते हैं। समझ में आया? इसे किसी दूसरे के सामने जो है हम व्यक्त कर सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, तो ये आज़ादी हमें प्राप्त है। ठीक है, आप देखते हैं कि इसी स्वतंत्रता के कारण हमारे समाज में, भारतीय समाज में अलग अलग धर्म के लोगों के द्वारा अलग अलग प्रकार के जलसे किए जाते हैं, आयोजन किए जाते हैं, है ना। आप देखते हैं कि सनातन धर्म के जो अनुयायी हैं विभिन्न अवसरों पर, विभिन्न उत्सवों पर जो है तमाम तरह के आयोजन करते हैं। जैसे रामलीला का आयोजन, ये भी हमारी विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। रासलीला का जो आयोजन है ये भी इसी तरह की स्वतंत्रता है हमारी। ठीक है, तो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आज आप देख रहे हैं कि वर्तमान में जो है फॉरेन कल्चर के तहत, जैसे आप देखते हैं कि 25 दिसंबर मनाते हैं लोग जीसस क्राइस्ट का जन्मदिन, इसी के साथ साथ नए वर्ष का स्वागत 1 जनवरी को यानी हैप्पी न्यू ईयर, और इसी तरह से वैलेंटाइन डे में इस तरह की हमें स्वतंत्रता प्राप्त है। तो बिना किसी के अधिकारों का हनन किए हम स्वतंत्रता पूर्वक अपने विचारों को किसी दूसरे के सामने व्यक्त कर सकते हैं। अब इसके अंतर्गत दूसरी आज़ादी हमें क्या प्राप्त है? अस्त्र शस्त्र रहित, अस्त्र शस्त्र रहित एवं शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, यह अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में हमें यह अधिकार प्राप्त है कि हम बिना किसी अस्त्र शस्त्र को ले जा करके शांतिपूर्वक किसी भी प्रकार का सम्मेलन कर सकते हैं। यानी कभी भी कहीं भी हम एक ऐसी मीटिंग कर सकते हैं जिसमें अपने भावों को व्यक्त कर सकते हैं, अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर किसी भी प्रकार का जो है शस्त्रों का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। व्यवहार में कभी कभार इस तरह के कानून टूटते हैं। ठीक है, आप देखते हैं कि बहुत बार लोग जो है शस्त्रों का प्रदर्शन करते हैं,
बट ये कानून की नज़र में गलत है। उनके साथ जो है कई बार कानूनी कार्यवाही भी हो जाती है। ठीक है, तो ये रहा हमारा अनुच्छेद 20, जहां हमें किसी भी प्रकार का शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। अगला अधिकार है हमारा समुदाय और संघ निर्माण की स्वतंत्रता। समुदाय और संघ निर्माण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 समुदाय और संघ निर्माण की स्वतंत्रता। सॉरी, इसे भी अनुच्छेद 19 में ही रखा गया है। 19 ये अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ही प्राप्त है। तो समुदाय और संघ, समुदाय का मतलब क्या है कि हम किसी भी तरह का अपने धर्म से जुड़ा हुआ एक कोई एसोसिएशन बना सकते हैं। ठीक है, और उसमें जो है अपने विकास के लिए, अपने समुदाय के विकास के लिए काम कर सकते हैं। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ये हमें फैसिलिटी प्राप्त है, ये सुविधा प्राप्त है। इसके बाद है अगली जो स्वतंत्रता है, भारत राज्य में, भारत राष्ट्र में अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता। भ्रमण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 भारत राष्ट्र में अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता, यानी किसी भी राज्य क्षेत्र में, किसी भी स्टेट में हम जो है बिना किसी बाधा के, बिना किसी जो है प्रॉब्लम के भ्रमण कर सकते हैं, घूम सकते हैं। अब एक बात और गहराई में जान लीजिए कि मान लीजिए आप यूपी के रहने वाले हैं, ठीक है, और आप जो है केरल गए घूमने के लिए। अब आपने क्या किया कि यूपी में बिकने वाली जो दारू है, शराब है, उसे जो है आपने एक बोतल यहीं से खरीद करके अपने बैग में रख लिया, केरल गए। वहां पर क्या हुआ कि जिस होटल में आप ठहरे हैं, जिस होटल में रुके हैं, वहां रात में पुलिस आई और उसने जो है तलाशी लेना शुरू कर दिया। अब जब तलाशी में आपके बैग में दारू मिली तो पुलिस ने जो है एक्शन ले लिया, आपको उठा करके बंद कर दिया। जब न्यायालय में प्रस्तुत किया गया आपको, तो आपने कहा कि ये भाई हमारा अधिकार है, जब दारू सरकारी तौर पर बिक रही है तो इसका हम उपयोग कर सकते हैं। हमने क्या गुनाह किया है? हम यूपी से लेकर के चले थे कि वहाँ के केरल में जहाँ अपना होटल में रुकेंगे वहाँ इसका इस्तेमाल करेंगे। तो आप निश्चित रूप से दंड के अधिकारी हैं, चूंकि जो शराब का उत्पादन है उसमें साफ तौर पर लिखा होता है कि आप इसे लेकर के किन किन राज्यों में जा सकते हैं, इसकी बिक्री कहाँ पर हो सकती है। समझाया? तो हर राज्य का अलग अलग कानून होता है। जैसे आप देखते हैं कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, तो इस तरह से आप उपयोग इसका नहीं कर सकते हैं। तो घूमने फिरने की स्वतंत्रता तो है, लेकिन किसी भी राज्य के जो भी कानून है उनको आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप उन कानूनों का पालन करते हैं तो आपको घूमने फिरने में किसी भी प्रकार की, किसी भी तरह की पाबंदी नहीं है और किसी भी तरह की कोई दिक्कत भी नहीं होगी। अगली स्वतंत्रता के बारे में हम देखते हैं। भारत राज्य क्षेत्र में
राज्य क्षेत्र में, यानी भारतीय राज्यों के क्षेत्र में, भारत राज्य क्षेत्र में अबाध निवास की स्वतंत्रता। अबाध मीन्स बिना किसी बाधा के, बिना किसी प्रॉब्लम के, अबाध निवास की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19। आप रहने वाले यूपी के हैं, सॉरी, आप रहने वाले उत्तर प्रदेश के हैं, रेलवे में आपकी नौकरी लग गई, आप इंजीनियर हो गए, आपकी नियुक्ति गुजरात में, पोस्टिंग गुजरात में, आपने वहीं पर जो है अहमदाबाद में एक जगह खरीद करके मकान बनवा लिया, आपका परिवार, आपके बच्चे, आपकी पत्नी वहीं पर रहने लगी। तो ये है भारत राज्य क्षेत्र में आबाद निवास की स्वतंत्रता। पहले जो है जम्मू कश्मीर में जगह लेकर के मकान बनवाने की आज़ादी नहीं थी, लेकिन 5 अगस्त 1919 को जब धारा 370 समाप्त हो गई तो अब आपको ये भी अधिकार प्राप्त हो गया है। ठीक है, अगला जो अधिकार प्राप्त है इसके अंतर्गत हमें वो है वित्त। वृत्ति, वृत्ति का मतलब है कारोबार, धंधा, जो भी आप जीविकापार्जन के लिए जो भी काम करते हैं, वृत्ति कारोबार या उपजीविका, तीनों का मतलब लगभग एक ही है कि यानी जीवन चलाने के लिए जो भी आप काम करते हैं, वृत्ति कारोबार या उपजीविका की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ही आप देख रहे हैं कि अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है, समुदाय और संघ निर्माण की स्वतंत्रता है, भारत राष्ट्र में या भारत राज्य क्षेत्र में आबाद भ्रमण की स्वतंत्रता है, भारत राज्य क्षेत्र में आबाद निवास की स्वतंत्रता है, वृत्ति कारोबार या उपजीविका की स्वतंत्रता प्राप्त है। ठीक है, अब है व्यक्तिगत व्यक्तिगत स्वतंत्रता या जीवन की स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 यानी अनुच्छेद 21 में हमें ये स्वतंत्रता प्राप्त है कि हम अपने व्यक्तिगत जीवन की रक्षा कर सकते हैं। तो जो आपको ये राइफल और रिवॉल्वर है और पिस्टल है, इनके जो है लाइसेंस इसी आधार पर दिए जाते हैं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन की स्वतंत्रता के लिए आप कानून के दायरे में इनका उपयोग कर सकें। ठीक है, आपको किसी से डर है कि वो आपके जीवन को समाप्त कर देगा, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जो है आप इनका कानून के दायरे में उपयोग कर सकते हैं, इसीलिए इनके लाइसेंस दिए जाते हैं। ये आज़ादी में प्राप्त है अनुच्छेद 20 के अंतर्गत। और अंतिम देखते हैं अनुच्छेद 22। बंदीकरण
बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण, बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण। अनुच्छेद 22। इसमें हमें यह अधिकार प्राप्त है कि यदि किसी भी व्यक्ति को पुलिस के द्वारा बंदी बना लिया जाता है तो संबंधित थाने में अथवा आगे यदि न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया जाता है तो उसे कोर्ट में संरक्षण प्रदान किया जाएगा, उसके जान माल की सुरक्षा की जाएगी। व्यवहार में ऐसा बहुत कम हो पाता है। आप देखे हैं कि समय समय पर विभिन्न जेलों में जो कुख्यात अपराधी हैं वो ऐसी व्यवस्थाएं कर लेते हैं कि वहाँ पर घुस करके जो है अपने दुश्मन की हत्या कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो व्यवहार की बात अलग हो गई, लेकिन हमारे अब इसका अनुपालन करने वाले भी तो हम ही लोग हैं। भारतीय संविधान अपने आप में आप देख रहे हैं कि इतना अच्छा है कि इसका अनुपालन करने वाले यदि इतने ही अच्छे लोग हों तो ये सारी की सारी समस्याएं खत्म हो सकती हैं। लेकिन हम भारतीयों का एक सबसे बड़ा दोष ये है कि इसका नियमन, हूण, कुषाण और ये मुगल वंश का संस्थापक बाबर, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक मोहम्मद गोरी और लुटेरे जैसे महमूद गजनवी जैसे लोगों ने यहाँ सब कुछ तहस नहस किया, सत्यानाश किया। अंग्रेजों ने 200 साल हमारे देश में राज्य किया, हम उनसे प्रभावित नहीं हुए। यहाँ सब कुछ वो हमारा सत्यानाश करते रहे, लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर के, वर्ण संबंधी बातों को लेकर के, जाति भेद और धर्म भेद आदि के आधार पर हमने अपने यहाँ इतनी विसंगतियाँ पैदा कर ली हैं कि आज भी ये कटुताएँ जो है हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। तो आपने देखा कि हमारा जो संविधान है वो हमें कितनी स्वतंत्रताएं देता है और इसकी कितनी महत्ता है, अपने आप में कितना अच्छा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। नोट कर लीजिए इसे। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा नंबर है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23-24। अनुच्छेद 23-24। ठीक है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार प्राप्त है। इसके अंतर्गत कौन कौन से हमें अधिकार प्राप्त हैं देखते हैं। पहला है मनुष्यों के क्रय विक्रय और बेगार पर रोक। मनुष्यों के क्रय विक्रय और बेगार पर रोक, अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 में हमें ये अधिकार प्राप्त है। यानी पहले क्या होता था, आप देखते थे कि मुगल पीरियड दिल्ली सल्तनत तक में आपने देखा कि दासों की संख्या बहुत होती थी। राजाओं के समय में पूर्व में भी जो है आपने इतिहास में पढ़ा कि 3 तरह के दास होते थे, 3-4 तरह के दास होते थे। दासों की संख्या बहुत ज़्यादा होती थी, गुलाम होते थे, तो उनके साथ हत्या जानवरों जैसा सलूक किया जाता था
उनको खरीदा जाता था, बेचा जाता था। और ये बेगार जो है जमींदारों के समय में भी, अंग्रेजी जमाना पीरियड में भी रही। तो बेगार का मतलब होता है, क्रय विक्रय का मतलब होता है खरीद करके बेचना, लोगों को काम के लिए जो है खरीद करके बेचना, ठीक है। और ये क्रय विक्रय, बेगार का मतलब होता है बिना पारिश्रमिक दिए, बिना पारिश्रमिक दिए कार्य करवाना, कार्य करवाना। मान लीजिए कोई पता चला कि बहुत दबंग आदमी है, उसके पास 100 बीघे खेती है, अब उसने गांव के कमजोर वर्ग के लोगों को जो है खेती में लगाया, दिन भर उनसे काम करवाया और शाम को जो है उन्हें एक रुपया भी नहीं दिया, गालियां अलग से दी, भगा दिया। तो ये चीज़ कहलाती है बेगार। समझ में आया? तो आपने कभी कभी देखा होगा कि विभिन्न शहरों में, अलग अलग शहरों में, उत्तर प्रदेश में होता क्या है कि पुलिस जो है शाम के समय गाड़ी ले जाती है, तमाम सारे जैसे हैं जो ऑटो हैं या जो मैजिक्स हैं, इनको ले जाते हैं, रात भर जो है अपनी गश्त करते हैं। तो उसके लिए किसी भी प्रकार के पैसे का भुगतान नहीं करते हैं। तो ड्राइवर्स लोग कहा करते हैं कि आज रात जो है हमें पुलिस बेगार में ले गई। तो बिना मतलब किसी मूल्य के भुगतान के परिश्रम करवाना, मेहनत करवाना, यानी बिना पारिश्रमिक दिए हुए कार्य करवाना या बिना पैसा दिए हुए, बिना पैसे का भुगतान दिए हुए कार्य करवाना बेगार कहलाता है। समझ में आ गई बात? तो कानूनी रूप से इसे अनुच्छेद 23 के अंतर्गत खत्म कर दिया गया है। समझ में आ गई बात? अब अगला पॉइंट देखिए, अगली स्वतंत्रता हमें क्या प्राप्त है शोषण के विरुद्ध अधिकार में? 14 वर्ष से कम आयु की बच्चों को, 14 वर्ष से कम आयु के चौदह वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों तथा अन्य खतरनाक चौदह वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों तथा अन्य खतरनाक कामों में नौकरी पर रखने का निषेध अनुच्छेद 23 ये हो गया हमारा दूसरा अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार में। शोषण का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आर्थिक, यानी किसी भी व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक दृष्टिकोण से उत्पीड़ित करना। समझ में आया? शारीरिक तौर पर क्या है कि आप किसी को काम करने के लिए ले गए, उसके श्रम का भुगतान नहीं किया, आपने उससे काम करवाया, ये उसका शारीरिक शोषण हुआ। मानसिक शोषण क्या है कि जैसे क्या है, आप किसी को टार्चर करते हैं भावनात्मक रूप से, है ना, ये भी बहुत होता है, ये मानसिक शोषण हुआ। और सामाजिक शोषण क्या है कि जरा किसी कुछ बातों में कोई ऊंच नीच हो गई या कुछ ऐसा हो गया तो उसे समाज से पृथक करने की धमकी दी जाती है। इसका उदाहरण जो है राजस्थान में खाप पंचायतें हैं, वो समय समय पर ऐसे जो है आदेश देते रहते हैं
कि वो मतलब भारतीय संविधान से अलग हट करके हैं। जैसे क्या है कि पता चला उनको कि किसी एक ही गोत्र के का लड़का और लड़की जो है शादी नहीं कर सकते हैं, भले वो 2000 किलोमीटर दूर रहने वाले हों। समान गोत्रीय हैं, सगोत्रीय हैं अगर वो, तो भले 2000 किलोमीटर दूर रहते हैं बट वो शादी नहीं कर सकते। तो राजस्थान की खाप पंचायत जो है, पंचायतें इस तरह का जो है निर्णय देती हैं। इसी तरह से अन्य धर्मों में भी है, जैसे इस्लाम में है जो ये मुफ्ती हैं, मौलवी हैं, इस तरह के जो है समय समय पर ये आदेश पारित करते रहते हैं। तो ये जो है पहला जो है कि यानी जो यही हमारा शोषण के विरुद्ध, शोषण से तात्पर्य समझ गए होंगे, और उसमें हमें 2 अधिकार प्राप्त हैं, मनुष्यों के क्रय विक्रय और बेगार पर रोक अनुच्छेद 23 के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों तथा अन्य खतरनाक कामों में नौकरी में रखने का निषेध, यानी मनाही है कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को ऐसे कामों में नहीं लगाया जा सकता है। ठीक, अब आता है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, अब इसके अंतर्गत कौन कौन से हमें सुविधाएं दी गई हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ये है अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 से, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसमें हमें क्या सुविधाएं प्राप्त हैं। पहला है अंतःकरण की अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25। अंतःकरण क्या है, यानी हमारा मन, हमारा आत्मा, प्राण, भावना और विचार। तो ये हम इसे स्वतंत्र रखते हैं। जो अब इसे ये खासतौर से जो है आप देखते हैं कि कवियों और लेखों के लिए लागू होती है अंतःकरण की स्वतंत्रता, है ना। आप देखते हैं कि कवि जो है किसी को भी नहीं छोड़ते हैं, तो आप वो स्वतंत्र है अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए। ये आज़ादी, कई बार आप देखते हैं कि कवि जो है राजनीतिक प्रहार करते हैं, सामने नेता भी बैठा होता है, लेकिन उन्हें जो कहना है वो कहते हैं। अगर ये स्वतंत्रता न प्राप्त होती तो नेता जो है उसके साथ उस पर जो है तमाम सारे मुकदमे लगवा देता, इतने मुकदमे लगवा देता कि वो जेल से बाहर आ ही नहीं सकता था। बट वो जो है अंतःकरण की उसकी स्वतंत्रता है, और साथ ही साथ ऊपर आप पढ़ चुके हैं कि भावों के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो ये स्वतंत्रताएं मिल करके उसे जो है लेखन की आज़ादी देती है, अंतःकरण की स्वतंत्रता। अब आता है धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता। धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता, का प्रबंध करने की स्वतंत्रता। आप देखते हैं कि जब जन्माष्टमी होती है तो हर थाने में जो है आयोजन किया जाता है। जन्माष्टमी पर हर पुलिस चौकी और थाने में बड़े जोर शोर से मनाई जाती है। तो इसका आयोजन खुद पुलिस वाले अधिकारी करते हैं। इसी तरह से आप देखते हैं कि जैसे हमारा विश्वकर्मा पूजा है, तो जितने भी सरकारी इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पर बड़े पैमाने पर पूजा की जाती है, व्यवस्था की जाती है। तो इस तरह से प्रबंध करने की स्वतंत्रता है हमें अनुच्छेद 26 के अंतर्गत। अनुच्छेद 26। अगली आज़ादी जो हमें प्राप्त है वो है अनुच्छेद 27 में धार्मिक व्यय के लिए
व्यय के लिए निश्चित धन पर कर की अदायगी से छूट। अनुच्छेद 27, यानी अनुच्छेद 27 में हमें यह अधिकार प्राप्त है कि यदि धर्म के लिए सरकार द्वारा निश्चित की गई धनराशि यदि हम खर्च करते हैं, उसमें बांड होता है कि यदि इतने लाख तक या इतने तक जो है अगर धन खर्च किया जाता है तो उस धन पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। समझ में आया? ये हमें आज़ादी प्राप्त है धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत। ठीक है, और नेक्स्ट हमारी जो आज़ादी है वो क्या है कि धार्मिक संस्थाओं में धार्मिक संस्थाओं में धार्मिक ना यार है शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने या न करने की स्वतंत्रता। धार्मिक शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने या न करने की स्वतंत्रता। ठीक है, शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने या न करने की स्वतंत्रता, और ये सुविधा हमें प्राप्त है अनुच्छेद 28 में। ठीक है, अनुच्छेद 28। तो कोई भी यदि एजुकेशन सेंटर है, कोई भी शिक्षण संस्थान है, तो अगर वहाँ किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा है तो वो विद्यार्थी आज़ाद है कि वो उस धार्मिक शिक्षा को प्राप्त करे या ना करे। मान लीजिए उदाहरण के लिए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, मान लीजिए, तो अब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो है किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा अगर वहाँ दी जाती है तो अभ्यर्थी पर निर्भर करता है कि वो इसे प्राप्त या न करे। करना चाहता है तो करे, ना करना चाहता तो उसे ज़बरदस्ती जो है प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। इसी तरह जैसे मान लीजिए हिंदू यूनिवर्सिटी है वाराणसी की, वहाँ पर भी जो है किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा के लिए किसी भी विद्यार्थी को जो दूसरे धर्म का पालन करने वाला, मान लीजिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है और वहाँ पर किसी इस्लाम धर्म का अनुयायी है, शिक्षा प्राप्त कर रहा है, तो उसे सनातन धर्म से जुड़ी हुई किसी भी धार्मिक शिक्षा को प्राप्त करने के लिए उस पर जोर नहीं डाला जा सकता है, जबरदस्ती नहीं की जा सकती है। तो ये हुई हमारी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, अब जो है देखते हैं अगली स्वतंत्रता, नोट कर लीजिए इसे। सॉरी, पांचवा है हमारा संस्कृति और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार।
अनुच्छेद 29 और 30, अनुच्छेद 29 एवं 30। आइए देखते हैं कि इस अधिकार में हमें कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं। तो इसमें है कि संविधान सभी अल्पसंख्यकों जिसको माइनर के नाम से जाना जाता है, यानी जितने भी माइनॉरिटीज हैं, जैसे माइनॉरिटीज में आते हैं आपके मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध। तो संविधान सभी अल्पसंख्यकों को अधिकार देता है, को अधिकार देता है कि वे अपनी लिपि, यानी उनकी जो भाषा की लिखने की लिपि है, अपनी पहले भाषा लिपि, जैसे हमारी भाषा हिंदी है, हमारी लिपि देवनागरी है, ठीक है। तो भाषा, लिपि व संस्कृति को बनाए रखने के लिए, व संस्कृति को बनाए रखने के लिए संस्कृति, आप जानते हैं कि हर राज्य की में बहुत सारी संस्कृतियां हैं, अलग अलग संस्कृतियां हैं, और अगर इनका संरक्षण न किया गया तो ये समाप्त हो जाएगी। जैसे आप देखते हैं कि राजस्थान में कालबेलिया नृत्य है। कालबेलिया खास तौर से सपेरों को कहा जाता है, सपेरों के समुदाय का जो नृत्य है कालबेलिया है ना, ये कालबेलिया नृत्य कहलाता है। बुंदेलखंड में आप देखते हैं कि पणिहारी नृत्य है, लौटी गागर नृत्य है। तो इस तरह से ये नृत्य है। राजस्थान के पंजाब के दो प्रसिद्ध नृत्य हैं, गिद्धा और भांगड़ा। तो ये संस्कृतियां हैं, इनको संरक्षण दिया जाना जरूरी है। तो कोई भी यानी जो मतलब लोग इन कलाओं को जानते हैं या अपनी भाषा या संस्कृति या इस तरह संस्कृति के अंतर्गत ये सारी चीजें आ गई, तो इनको बनाए रखने के लिए तथा इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, तथा इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। यानी संस्कृत की रक्षा के लिए, भाषा या लिपि की रक्षा के लिए जो है उसको बनाए रखने के लिए ऐसे टीचिंग इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं और इस कला को विकसित कर सकते हैं। जैसे आप देखते हैं कि संस्कृति के अंतर्गत ये हमारी नाट्य कला है, संगीत कला है, नृत्य कला है, ये सभी आती हैं। हमने संगीत को भी, आप संगीत की दो विधाएं पढ़ते हैं हम, हिंदुस्तानी और दक्षिण भारतीय संगीत, ठीक है। तो ये हमारी संस्कृति ही है। अब आते हैं हमारा जो छठवां अधिकार हमें प्राप्त है भारतीय संविधान में, वो देखते हैं कि वो कौन सा है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक
उपचारों का अधिकार। छठवां अधिकार है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, ये सुविधा प्राप्त है हमें अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 32 में तो इस संविधान में प्राप्त इस अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा कहा है। ये सवाल कई बार पूछा गया है। मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है किस अनुच्छेद को, तो ये अनुच्छेद 32 है। ठीक है, और इसमें अधिकार क्या प्राप्त है कि यह अधिकार यानी जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, तो वो अधिकार ये है कि यह अधिकार अपने अधिकारों की मांग के लिए अपने अधिकारों की मांग के लिए अपने अधिकारों की मांग के लिए न्यायालय के पास जा सकता है। न्यायालय के पास जा सकता है। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो भाई आप सीधे न्यायालय में जा सकते हैं। ठीक है, न्यायालय के पास जा सकता है और अपने अधिकारों की मांग को लागू करने की मांग कर सकते हैं। ठीक है, और अपने अधिकारों को लागू करने के लिए अपने अधिकारों को लागू करने के लिए कह सकता है। ठीक है, तो अब जो है 44वें संशोधन द्वारा 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। चालीसवें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया और वर्तमान में इसे अनुच्छेद 300 ब्रैकेट का में रखा गया है।
ठीक। तो ये हो गए हमारे मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। और एक चीज़ आपको बता दूं कि इन फंडामेंटल राइट्स को, जो हमारे मूल अधिकार हैं, मैग्ना कार्टा कहा गया है। मैग्ना कार्टा क्या है कि ब्रिटेन में तत्कालीन राजा जॉन के द्वारा जब उनके सामंतों को साथ ही साथ वहाँ की प्रजा को कुछ अधिकार दिए गए, समझ में आया, यानी 1200 शायद 1500 ईस्वी के आसपास की बात है। तो जो ये अधिकार वहाँ पर दिए गए थे, इनको मैग्ना कार्टा कहा गया था। तो मूल अधिकारों को भी मैग्ना कार्टा कहा जाता है। समझ में आया? पूछा जाए सवाल, which आर्टिकल्स आर द मैग्ना कार्टा ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप क्या बताएंगे? अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 32 तक, ठीक है। अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 32 तक ये जो है मैग्ना कार्टा है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फिर एक मेरा अनुरोध कि प्लीज़ मेरे चैनल अवस्थी क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सबसे पहले तो इसे भाई यानी सब्सक्राइब करना कंपलसरी है ही, क्योंकि ये मेरा अधिकार है। तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मैं आपके आगामी अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ। आप सफल हों, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।